तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में काफ़ी तगड़ी दुश्मनी है और इन सब के बीच में कब युद्ध भड़क जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पर जो इजराइल है वो गाज़ा के ऊपर लगातार बॉम्बिंग कर रहा है, उसके ऊपर अटैक कर रहा है और 80% से भी ज़्यादा गाज़ा को बर्बाद कर दिया है और 20-22 हज़ार से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो इस चीज़ से यहाँ पर जो ईरान है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि देखा जाए तो जो गाज़ा का जो हमास है, जो संगठन है जिसके अगेंस्ट इजराइल ने वॉर कर रखी है, तो वो जो है वो ईरान का सहयोगी है और जबकि जो इजराइल है वो अमेरिका का सहयोगी है। तो यहाँ पर दोनों देशों के बीच में काफ़ी तगड़ी दुश्मनी पहले से ही चलती हुई आ रही है 1979 से, जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हो गई थी। 1979 से पहले तो यहाँ पर ईरान जो था वो अमेरिका का एक सहयोगी देश था और दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन कर रहे थे। और इनफैक्ट यहाँ पर तो अमेरिका ईरान में न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी लगा रहा था, तो देख सकते हैं कि कितना कोऑपरेशन था। लेकिन एक इस्लामिक क्रांति के बाद यहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें थी वो सारी की सारी बदल गई और यहाँ पर अब ईरान जो है वो इन दोनों देशों का दुश्मन बन गया है। जहाँ पर यहाँ पर ईरान जो है वो इजराइल को बर्बाद करने की धमकी देता रहता है, तो वहीं पर जो इजराइल है वो भी ईरान को बर्बाद करने की धमकी देता रहता है। और अभी रिसेंटली यहाँ पर ईरान में एक बहुत ही बड़ा कारनामा हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर 80, कोई मीडिया हाउस तो ये बता रहा है कि 80 लोगों की जान गई है, तो कोई बता रहा है यहाँ पर 100 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। तो इनफैक्ट यहाँ पर जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर बच्चों की मौत हुई है और यहाँ पर महिलाओं की मौत हुई है, इनोसेंट लोगों की मौत हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर ईरान बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और इसने यहाँ पर जो बम ब्लास्ट है, 2 बम ब्लास्ट हुए थे यहाँ पर ईरान के करमन शहर में, तो यहाँ पर इस बम ब्लास्ट को यहाँ पर इजराइल और अमेरिका के ऊपर ब्लेम किया है कि यहाँ पर ये दोनों ने यहाँ पर बम ब्लास्ट किया है, हमारे ऊपर हमला किया है, तो हम तो यहाँ पर इसको नहीं छोड़ेंगे। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो ईरान है क्या यहाँ पर इजराइल के ऊपर अटैक करेगा, क्या यहाँ पर ईरान अमेरिका के जो आर्मी बेसेस है क्या उसके ऊपर अटैक करेगा। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि कांड कहाँ पर हुआ है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, इस बंदे को देखिए, इसका नाम है कासिम सुलेमानी और ये यहाँ पर ईरान का एक काफ़ी बड़ा एक अधिकारी था। अधिकारी तो मान लीजिए यहाँ पर ईरान का सेकंड मोस्ट पावरफुल इंसान था। लेकिन 2018 में यहाँ पर अमेरिका ने यहाँ पर इसको मार दिया, कासिम सुलेमानी। और ये जो बंदा था ना वो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स, जिसको यहाँ पर अमेरिका, इजराइल और बहुत सारे वेस्टर्न देश आतंकवादी संगठन मानते हैं, उसका ये हेड था। और ये जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स होते हैं ना, ये सीधा यहाँ पर ईरान के सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते हैं। यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री इसके अंडर में नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यहाँ पर सीधा सुप्रीम लीडर के अंडर में होता है ये। तो यहाँ पर जो सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रहती है। यहाँ तक कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है, तो प्राइम मिनिस्टर के भी पास इतनी ताकत नहीं होती है कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को यहाँ पर मैनेज कर सके। तो सीधा उसको मैनेज कौन करता है? सुप्रीम लीडर, जो है अयातुल्लाह खुमैनी। तो ये जो खुमैनी साहब है, सुप्रीम लीडर है ईरान के, यहाँ पर इनकी मर्जी के बगैर ईरान में एक पत्ता तक नहीं हिलता है। तो यहाँ पर जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जो कासिम सुलेमानी थे वो यहाँ पर सेकंड मोस्ट पावरफुल इंसान थे। तो यहाँ पर इनकी जो जिम्मेदारी थी वो ईरान के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने की थी ओवरसीज़ में। यानी कि यहाँ पर इंटरनली इनका कोई मामला नहीं था, यानी कि एक्सटर्नली जो यहाँ पर सीरिया में जो मतलब के ऑपरेशन होते थे उसको संभालना, इराक़ में ऑपरेशन को संभालना, लेबनान में ऑपरेशंस को संभालना, तो ये सारी की सारी जो जिम्मेदारी थी वो यहाँ पर कासिम सुलेमानी के पास ही थी। और यहाँ पर इजराइल और अमेरिका जो थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे इससे, और इसको एक टेररिस्ट के रूप में घोषित भी कर दिया था कि भाई यहाँ पर ये हमारे लिए टेररिस्ट है और इसको जिंदा या मुर्दा पकड़ लाओ, हम इसको इनाम भी दे देंगे। तो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से इसको मारने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पर 3 जनवरी 2018 को यहाँ पर एक ड्रोन अटैक में यहाँ पर इसको मार दिया। और जो ड्रोन अटैक हुआ था ये यहाँ पर हुआ था बगदाद एयरपोर्ट के बाहर। तो यहाँ पर ये एक कार से जा रहे थे अपने सहयोगी के साथ, तो उस कार पर यहाँ पर अमेरिका का ड्रोन आया और यहाँ पर अटैक करके कासिम सुलेमानी को मार दिया। और उस समय यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो तब यहाँ पर ईरान जो था वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो गया कि भाई यहाँ पर ये क्या कर दिया, हमारे जो सेकंड मोस्ट पावरफुल इंसान है उसके ऊपर अटैक कर दिया, उसको मार दिया यहाँ पर। तो तब यहाँ पर ईरान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और यहाँ पर अमेरिका के बहुत सारे जो मिलिट्री बेस थे मिडिल ईस्ट में उसके ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अटैक किया था, जिसमें बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो भी वुंड हो गए थे, यानी कि घायल हो गए थे। लेकिन ईरान इतना ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाया था। लेकिन यहाँ पर अब जो हुआ है ये वो यहाँ पर कासिम सुलेमानी की मज़ार के बाहर ही हुआ है ये, क्योंकि देखा जाए तो जो कासिम सुलेमानी है उसको तो यहाँ पर अमेरिका और इजराइल टेररिस्ट मानते हैं, लेकिन जो ईरान के जो लोग हैं उसको टेररिस्ट नहीं मानते, उसको तो यहाँ पर हीरो मानते हैं कि भाई यहाँ पर जो कासिम सुलेमानी है वो हीरो है हमारे लिए। और इसी वजह से यहाँ पर उसकी मज़ार भी बना दी गई थी मारने के बाद।
तो तब यहाँ पर मज़ार पर हर साल यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है उसको यहाँ पर जो है आते हैं, वहाँ पर लोग, बच्चे आते हैं, महिलाएं आती हैं, लोग आते हैं वहाँ पर, और यहाँ पर उसको मौन करते हैं, यानी कि यहाँ पर उनकी शहादत को मनाते हैं, यहाँ पर कि शहादत दे दी हमारे लिए, उनकी मौत पर यहाँ पर रोते हैं। तो तब यहाँ पर जो है हर साल की तरह इस बार भी यहाँ पर 3 जनवरी को यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे थे, जहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे। तो तब यहाँ पर 2 ब्लास्ट किए गए, जिसमें यहाँ पर कोई मीडिया आउटलेट तो ये कह रहा है कि 80 लोगों की मौत हुई है, कोई कह रहा है 100 लोगों की मौत हुई है। इनफैक्ट यहाँ पर जो कैजुअलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ईरान है वो पूरी तरह से हिल गया है। और ईरान ने इस चीज़ का जो ब्लेम है वो इज़राइल और अमेरिका के ऊपर डाला है कि भाई यहाँ पर जो ये धमाके किए गए हैं वो इज़राइल और अमेरिका ने साथ मिलकर किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो इज़राइल ने तो इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बोला है, लेकिन अमेरिका ने यहाँ पर एक कदम और आगे चलते हुए यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी तो ले ली, साथ में इज़राइल की भी जिम्मेदारी ले ली। यहाँ पर अमेरिका ने ये कहा है कि भाई ये जो धमाके हुए हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, और इनफैक्ट यहाँ पर इज़राइल का भी कोई हाथ नहीं है, यानी कि दूसरों की जिम्मेदारी यहाँ पर अमेरिका ले रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों के बीच में कोऑपरेशन है कि भाई हमने तो किया ही नहीं है, सामने वाली पार्टी ने भी नहीं किया है। ये तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन है। और यहाँ पर जो ईरान है वो काफ़ी ज़्यादा तिलमिलाया हुआ है, और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अब यहाँ पर जो इज़राइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रहा है वो यहाँ पर पूरे मिडिल ईस्ट में भी फैल सकता है, क्योंकि ईरान के पास भी एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट की जो चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है। यहाँ पर कासिम सुलेमानी को मारा तो तब ईरान कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब यहाँ पर इतने ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, वो भी ईरान की खुद की धरती पर। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो डाइजेस्ट करना ईरान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और हो सकता है कि यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर बहुत तगड़े हमले कर दे इज़राइल के ऊपर, अपने जो सहयोगी है जैसे कि हिजबुल्ला है उसके ज़रिए यहाँ पर रॉकेट बरसा दे, जो सीरिया में उसके जो प्रॉक्सीज़ हैं उसके ज़रिए यहाँ पर हमला कर दे। तो यहाँ पर जो चांसेस है वॉर के एस्केलेट होने के वो बहुत ज़्यादा हाई है। और इसके अलावा यहाँ पर जो सीनियर हमास का जो लीडर है, जो यहाँ पर लेबनान की राजधानी बेरूत में रहता था, उसको भी यहाँ पर एक टारगेटेड किलिंग के ज़रिए यहाँ पर मिसाइल से हमला करके मार दिया। यानी कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा एक अनट्रस्ट हो गया है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि यहाँ पर जो वॉर है वो पूरी तरह से पूरे मिडिल ईस्ट में एस्केलेट हो जाए। यहाँ पर इज़राइल हमास के बीच में तो चल रहा है, लेबनान से भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन देखने को मिल रही है, और इसके अलावा सीरिया से तो है ही, वो वॉर में है दोनों देश आपस में। तो इस वजह से देखा जा रहा है कि जो पूरी की पूरी जो वॉर है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जगहों पर फैल सकती है, और यहाँ पर जो इंस्टेबिलिटी है वो फिर से वापस से, वैसे तो यहाँ पर कभी इंस्टेबिलिटी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पेट्रोल डीजल के प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट है वो पूरी दुनिया को यहाँ पर क्रूड ऑयल सप्लाई करता है, और अगर यहाँ पर इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ जाएगी तो वो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है इन सब क्रूड ऑयल का उस पर यहाँ पर फोकस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से पूरी देश दुनिया में यहाँ पर जो इसकी शिपिंग है वो कम हो जाएगी, और यहाँ पर इसके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत सारी जगह पर पहुँच भी नहीं पाएगा, और बहुत सारी जगह पर अगर आएगा वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में आएगा, जिसकी वजह से उसके जो प्राइस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे। और इंडिया, जहाँ पर जो इंडिया है वो 85% अपनी ज़रूरतों का इंपोर्ट कराता है, और अपने जो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट जो है विदेशी मुद्रा का वो यहाँ पर क्रूड ऑयल ख़रीदने में खर्च करता है, तो उसको भी यहाँ पर दिक्कतें आएंगी, क्योंकि भारत जो है रशिया से तो डिस्काउंटेड ऑयल ख़रीद रहा है, लेकिन यहाँ पर जो इससे भी ज़्यादा, मतलब कि अभी 50% भी नहीं खरीद रहा है, लगभग यहाँ पर 30-40% के आसपास समझ लीजिए कि भारत अपनी ज़रूरतों का 30-40% जो है वो यहाँ पर रशिया से खरीद रहा है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो हिस्सा है वो मिडिल ईस्ट से तो आ रहा है ना, तो अगर मिडिल ईस्ट में यहाँ पर इंस्टेबिलिटी आएगी तो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात होगी। भारत में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ने वाली है, और जो वॉर होता है वो यहाँ पर कोई ईजी थिंग नहीं होती है। ये जो चीज़ें होती है वो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो ग्लोबली देखा जाता है, ग्लोबली महसूस किया जाता है। और अगर हम ईरान के परमाणु प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पर अभी किसी को कोई आइडिया नहीं है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो कहाँ तक पहुँचा है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर ईरान ने एक स्टैग्नेशन ले ली थी यहाँ पर कि इसके बारे में पता ही नहीं चल रहा था कि भाई यहाँ पर ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम है वो कहाँ तक गया है। कोई कहता था कि जो ईरान ने अपने न्यूक्लियर हथियार बना लिए हैं बस इसको टेस्ट करना बाकी है, तो कोई कहता है कि नहीं, अभी सिर्फ उसने फिसाइल मटेरियल बनाया है जिसको अभी तक बॉम्ब में कन्वर्ट किया नहीं गया है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन यहाँ पर जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रहा है, जिसमें यहाँ पर यूक्रेन की मदद तो सारे के सारे पश्चिमी देशों ने मिलकर की है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रशिया था वो पूरी तरह से आइसोलेट हो गया। तो यहाँ पर अपने जो सहयोगी जो बचे खुचे थे उनसे यहाँ पर मदद मांगी, और यहाँ पर जो ईरान था वो तैयार हो गया कि भाई हम आपकी मदद करेंगे, हम तुम्हें ड्रोन देंगे, हम तुम्हें सुसाइड ड्रोन देंगे, हम तुम्हें मिसाइल देंगे। तो यहाँ पर सामने निकल आया रशिया का मददगार ईरान। तो ईरान जो है
इसने इतनी मदद की है तो वो फ्री में तो नहीं की होगी, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो डिमांड ईरान की भी होगी। तो ईरान ने यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर रशिया से न्यूक्लियर मामले में कोऑपरेशन लिया हो, और हो सकता है कि रशिया ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईरान की मदद की है कि भाई बना ले तेरी जो एक ख्वाहिश है ना न्यूक्लियर वेपन बनाने की, वो बना ले, तो हम तुम्हें यहाँ पर टेक्नोलॉजी देंगे। तो हो सकता है कि ईरान ने यहाँ पर वो बम बना लिया हो, बस उसको टेस्ट करना बाकी हो गया, कुछ नहीं कह सकते। आइए, ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कॉर्पोरेशन है, वो भी एजेंसी है, सॉरी, तो उसने भी यहाँ पर अभी तक भी कोई कन्फर्मेशन नहीं दिया कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा डाउटफुल है, और यहाँ पर ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स है किसी को भी नहीं पता है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी है, और इसको यहाँ पर स्ट्राइक करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि देखा जाए तो ईरान ने यहाँ पर ज़मीन के ऊपर नहीं बना रखी है अपनी न्यूक्लियर वेपन्स की साइट या फिर न्यूक्लियर पावर की साइट, उसने यहाँ पर सुरंगों में बना रखी है, पहाड़ों के अंदर बना रखी है, ताकि यहाँ पर अगर कोई भी यहाँ पर एयर स्ट्राइक की जाए तो यहाँ पर इस चीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके। यहाँ पर एयर स्ट्राइक इसके ऊपर करी नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पर ये पहाड़ों के नीचे हैं, सैकड़ों मीटर नीचे हैं, तो बंकर बस्टर बम जो भी है वो भी यहाँ पर इनके ऊपर काम नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि ईरान के पास सारा का सारा न्यूक्लियर वेपन बनाने का मटेरियल आ गया हो, बस उसको यहाँ पर टेस्ट करना बाकी है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकती है, और आने वाले समय में यहाँ पर जो वॉर है उसकी संभावना और ज़्यादा बढ़ सकती है। इससे पहले तो यहाँ पर ये देखा जा रहा था कि छोटी मोटी घटना होती थी तो यहाँ पर ये बोलते थे कि चलो अब ये जो वॉर है वो बढ़ जाएगी, लेकिन अभी तक बढ़ी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जो ईरान के ऊपर जो बम ब्लास्ट किए गए हैं वो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी घटना है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पूरे का जो मिडिल ईस्ट है वो पूरा रीजन यहाँ पर वॉर की चपेट में आ सकता है। और इसका जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होने वाला है वो यहाँ पर अमेरिकन इंटरेस्ट को तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर इजराइल के ऊपर भी काफ़ी बड़ा हमला हो सकता है आने वाले समय में, जिसकी वजह से जो पूरा मिडिल ईस्ट है वो पूरा उसमें केओस मच जाएगा। और इन सब में किसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा? इंडिया का होगा, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया के जो संबंध है वो ईरान के साथ तो बेहतर है ही, लेकिन साथ में इजराइल के साथ भी बेहतर है। तो यहाँ पर अगर दोनों के बीच में वॉर होती है तो भारत को यहाँ पर एक साइड चूज़ करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी, क्योंकि देखा जाए तो अगर यहाँ पर इंडिया ने इजराइल को चूज़ किया तो यहाँ पर ईरान नाराज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो प्रोजेक्ट है जैसे कि चाबहार का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर खटाई में पड़ जाएगा, क्योंकि भारत यहाँ पर INST जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उसके ज़रिए यहाँ पर यूरोप तक जाना चाहता है, और उसका जो गेटवे है वो ईरान है। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है वो भारत के लिए खतरा बन जाएगा। और इसके अलावा अगर हमने यहाँ पर ईरान की साइड ली तो यहाँ पर इजराइल नाराज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा जो IMEC है यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है वो भी यहाँ पर खटाई में पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो उसका एग्जिट पॉइंट है वो यहाँ पर इजराइल में आता है। तो ये चीज़ें जो है वो इंडिया के फेवर में नहीं है। और इसके अलावा अगर वॉर होती है तो जो क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फ़र्क पड़ने वाला है और बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, जिसकी वजह से भारत में महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ेगी। चाहे वो रशिया जो है वो डिस्काउंट देता हो, लेकिन वो डिस्काउंट जो देता है वो करंट प्राइस पर देता है। मान लीजिए अगर $80 का चल रहा है एक बैरल, तो यहाँ पर $80 पे यहाँ पर $10 का डिस्काउंट दे देगा, 70 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर $100 का पहुँच जाएगा तो तब भी तो डिस्काउंट $10 का रहेगा, तो तब हमें $90 पे करने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो भारत तो यही चाहता है कि जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पर वो पूरी तरह से शांति रहे और यहाँ पर जो है वो पीस रहे, जिसकी वजह से भारत के जो हित है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।